गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा को कवर करेंगे। इस पेपर को पढ़ेंगे हम लोग। मैंने शांति शिक्षा में पिछली बार कुछ चीज़ें बताई थी। शांति शिक्षा एवं सामाजिक संबंध क्या थे वो मैंने बता दिए थे, उसके उद्देश्य क्या थे वो मैंने बता दिए थे। अब आगे हम लोग व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात शांति शिक्षा में जरूरी है कि जान लें कि व्यक्तित्व को कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और निश्चित रूप से इनमें इसको प्रभावित करने में बहुत बड़ा रोल होता है। इसको सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में पहला जो तत्व है वो है व्यक्ति का शारीरिक तत्व। अर्थात फिजिकल एलिमेंट की बात करेंगे, फिजिकल कंपोनेंट की बात करेंगे। इसको समझते हैं किसी भी व्यक्ति का जो भौतिक आवरण होता है या भौतिक संरचना होती है वो दूसरे व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। यदि व्यक्ति दिखने में सुंदर है, अच्छा लगता है और उसके व्यक्तित्व से दूसरा व्यक्ति या जो उसके सामने व्यक्ति है वो प्रभावित निश्चित रूप से होता है। यदि इसके उलटे बात करें, यदि कोई व्यक्ति है, यदि किसी व्यक्ति का भौतिक जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, शारीरिक संरचना अच्छी नहीं है, तो उससे लोग क्या करते हैं, दूरी रहना चाहते हैं। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में भौतिक या फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। दूसरी बात करेंगे अब हम वंशानुक्रम की बात करेंगे। वंशानुक्रम भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वॉटसन तो यहाँ तक कहता है कि किसी भी बच्चे को मुझे दे दो, आप जो बनना चाहो, जिस व्यक्ति को जो मैं बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ। इसलिए व्यक्ति का वंशानुक्रम की बात करेंगे। अर्थात व्यक्ति का वंशानुक्रम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके जीन्स, उसके माता पिता के जीन्स, आगे उसके दादा दादी के जीन्स, उसके नाना नानी के जीन्स, ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि उनके जो सिम्टम्स होते हैं, उनके जो जीन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रांसफर होते हैं, जिससे उनकी बुद्धि है वो जाते हैं, उनके व्यक्तिगत लक्षण जाते हैं। तो इससे क्या है, वंशानुक्रम का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और निश्चित रूप से वंशानुक्रम द्वारा व्यक्ति सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। तीसरी बात करेंगे वातावरण। अर्थात वातावरण के बारे में हमने कहा, वातावरण के बारे में शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि किसी भी बच्चे को यदि हम उचित या प्रॉपर वातावरण देंगे तो वो पॉजिटिव या धनात्मक या सृजनात्मक तत्व होते हैं वो उसमें शामिल होंगे और बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसके उलट यदि किसी व्यक्ति को हम वातावरण ऐसा दे दें जो नेगेटिव है या जो ठीक नहीं है या जो उचित नहीं है, वैसी स्थिति में जिस बच्चे का पालन पोषण होगा उसका व्यक्तित्व निश्चित रूप से निम्न कोटि का होगा। तो ये क्या है, ये वातावरण होता है वो भी निश्चित रूप से प्रभावित करता है। अगला है सामाजिक तत्व। यदि किसी बच्चे का इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग है तो जो बच्चे होते हैं वैसे बच्चे अपने निर्णय लेने में, समस्याओं का समाधान करने में और जो भी बच्चे के सामने किसी भी प्रकार के संघर्ष होते हैं या समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने में बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। अर्थात सामूहिक रूप से या इमोशनली मजबूत व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता उसमें निश्चित रूप से ज़्यादा होती है और कभी भी वो अपना धैर्य नहीं खोता, समस्याओं का समाधान बड़े विवेकपूर्ण ढंग से करता है। इसलिए संवेगों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगली बात करेंगे लिंग तत्व या जेंडर ट्रेट्स की बात करेंगे। जेंडर ट्रेट्स की जब बात होती है या लिंग तत्व की बात होती है, अक्सर यह माना जाता है कि जो पुरुष होते हैं स्त्रियों से कहीं ज़्यादा क्षमतावान होते हैं। अर्थात वो धैर्य के साथ, पूरी क्षमताओं के साथ बलशाली होते हैं और किसी भी समस्या का समाधान वो न सिर्फ घरेलू स्तर पर, न सिर्फ परिवार के स्तर पर, न सिर्फ जिले के स्तर पर, न सिर्फ राज्य के स्तर पर, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं से कहीं ज़्यादा क्षमतावान होते हैं। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज का जो मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधी आबादी जो दुनिया की है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि स्त्रियां या महिलाएं कहीं से भी कम नहीं होती। अर्थात ये सिद्ध करता है कि जिस जेंडर की बात करते हैं या जिस जेंडर ट्रेट्स की बात करते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। चलो ये चीज़ अपनी बातें थी। अगला है मानसिक तत्व।
मानसिक तत्व की बात करेंगे, जिस भी व्यक्ति का मानसिक पक्ष मजबूत होता है, मेंटली जो व्यक्ति, जो छात्र या जो बालक मजबूत होता है, उसका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। जिस छात्र का मानसिक तत्व या जो जिस छात्र का मेंटल एबिलिटी कम होती है, इसमें कम होती है, वो कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति माना जाता है। इसलिए मेंटल एबिलिटी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। अगला है सामाजिक तत्व और नेक्स्ट है सांस्कृतिक तत्व। इन दोनों ही तत्वों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस भी समाज में कोई बच्चा रह रहा है, उस समाज के मूल्य क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनको आगे ले जाने के लिए उनकी नैतिक भावनाएं क्या हैं, उनमें उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक या सामाजिक जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे को अफेक्ट करती हैं, बच्चे को प्रभावित करती हैं। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ चीज़ें, मूलभूत चीज़ें थी जो मैंने बताई, जो निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। क्योंकि मैंने व्यक्तित्व को इसलिए बताया कि ये चीज़ें ऐसी हैं, जब कभी भी किसी भी स्तर पर समस्या उत्पन्न होती है, संघर्ष होते हैं, या मौत की ऐसी स्थिति होती है, वैसी स्थिति में इन सब चीज़ों को देखा जाता है और ऐसे व्यक्ति को इन चीज़ों को समाधान करने के लिए सुझाया जाता है कि ऐसे बैकग्राउंड से रहो जिनकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हों। इसलिए शांति शिक्षा में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों को हमने इसलिए देखा कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे नेक्स्ट बात करते हैं हैबिट्स। हैबिट्स क्या है इसको समझते हैं। आदतें क्या है या आदत है क्या, इसको समझ लेते हैं। किसी भी हम नए कार्य को सिंपली भाषा में समझेंगे, जब हम कोई भी नया कार्य करते हैं तो वो कार्य हमें कठिन प्रतीत होता है। हमें ये लगता है कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, हम नहीं हो सकता, परंतु जैसे जैसे उस कार्य को बार बार करते हैं, लगातार करते हैं और दोहराते जाते हैं, वैसे ही वह कार्य क्या हो जाता है, धीमे धीमे आसान हो जाता है। एक स्थिति वैसी आ जाती है उस कार्य को करने में व्यक्ति को कोई भी कठिनाई नहीं होती, वो सहज रूप से और स्वाभाविक रूप से और अपने आप स्वयं होने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या है, वो कार्य यंत्रवत हो जाता है। जैसे हम किसी मशीन में क्या करें, किसी मशीन को फोटोकॉपी करते हैं, हमने चीज़ें फिक्स कर दी, हमें 10 कॉपी लेनी है तो हमने उस नंबर को फिक्स कर दिया, मशीन को चालू किया, 10 कॉपियाँ हमने निकाल के दे दी। ठीक वैसे ही हमारी भी स्थिति है, छात्र की स्थिति है या व्यक्ति की स्थिति है। आदतें क्या है, आदतें अर्जित गुण है व्यक्ति का। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को जब करता है और करते करते इतनी बार करता है, वो कार्य अपने आप स्वयं होने लगता है। तो उस क्रिया को या उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की आदत कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को आदत क्या है, उसका अर्थ हमने बता दिया। किसी भी कार्य को करते करते जब इतनी बार दोहराया जाता है तो वह कार्य सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से स्वयं होने लगता है। उस कार्य को क्या कहेंगे, आदत कहेंगे। अब आदत की कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। पहला है महत्वपूर्ण परिभाषा है गेरेट के अनुसार। गेरेट कह रहे हैं, ये जो शिक्षा शास्त्री थे उनका मानना था आदत उस विभाग को दिया जाने वाला नाम है। एक बार फिर देखते हैं, आदत उस विभाग को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी बार दोहराया जाता है वह यंत्रवत हो जाता है। मैंने जैसे बताया था कि कुछ भी नहीं है, आदत क्या है कि किसी कार्य को एक नाम दे दिया गया है और उस कार्य को इतनी बार किया जाता है कि व्यक्ति करते करते, छात्र करते करते अपने आप उस कार्य को करने लगता है। उसको किसी भी एफर्ट की जरूरत नहीं होती, किसी भी प्रयास की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये गेरेट की परिभाषा है, आप ध्यान से ध्यान देंगे इस पर और इसको याद भी रखेंगे। दूसरी परिभाषा है जेम्स के अनुसार। विलियम जेम्स शिक्षा शास्त्री हुए हैं, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं, अमेरिकन थे ये। तो इनकी परिभाषा है आदत दूसरा स्वभाव है। हैबिट इज द सेकंड नेचर, अर्थात आदत क्या है, दूसरा स्वभाव है। इसको नेचर मानते हैं या उसको प्रवृत्ति मानते हैं। ठीक है, आदत क्या है, स्वभाव है, प्रवृत्ति है या नेचर है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की आदत बना लेता है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है, तो क्या कहलाता है वो, उसकी प्रवृत्ति कहलाएगी, मूल प्रवृत्ति उसकी प्रवृत्ति कहलाएगी, उसका स्वभाव कहलाएगी या उसकी नेचर कहलाएगी। हालांकि दोनों में काफी अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं, आदतों के टाइप जानते हैं हम लोग। आदतों के प्रकार कितने होते हैं, आदतों के प्रकार मूल रूप से 2 होते हैं। उसमें क्या है, अच्छी आदतें और बुरी आदतें, सही आदतें और गलत आदतें। ठीक है, पहला मैंने बताया अच्छी आदतें और गलत आदतें और बुरी आदतें, इनको कुछ क्लासिफाई किया है हम लोगों ने, तो इसको देख लेते हैं। पहला है आंतरिक आदतें, आंतरिक आदतें। ठीक है, आंतरिक आदत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं
कि क्या है, इसमें क्या आता है, इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करने लगता है, जैसे कोर्ट के बटन लगाना, जैसे लिख देता हूँ आप यहाँ पे मैं आंतरिक आत्म इधर लिख देता हूँ, जैसे ये हटा दूंगा बाद में मैं, कोर्ट के बटन लगाना, कोर्ट के बटन लगाना, ठीक है, कोर्ट के बटन लगाना, और जो जूते होते हैं उनके फीते बांधना, जूतों के फीते बांधना, ठीक है। ये आंतरिक आत्म में आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी कोट पहनता है तो क्या होता है, उन्होंने बार करते करते क्या हुआ है कि उसकी आदत बन गई, एक नेचर बन गई कि वो जब भी जूते पहनेगा, जूते लगाएगा, या उसमें फीते हैं, यदि कोई कोट पहनेगा, यदि कोट में बटन है, उन कोटों को बटन जरूर लगाता है। तो इसलिए क्या है, ये इसकी आंतरिक आदत है। दूसरी आदत की बात करते हैं, शारीरिक आदत की बात करेंगे। शारीरिक आदत की बात करेंगे। शारीरिक आदत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, मैंने कहा दो तरह की आदत होती हैं, गलत आदतें और अच्छी आदतें। गलत आदत का तात्पर्य है व्यक्ति ने किसी भी कारणवश यदि कोई कार्य करना सीख लिया है, वो हो सकता है उसके लिए अच्छा ना हो, समाज के लिए अच्छा ना हो, देश के लिए अच्छा ना हो, प्रदेश के लिए अच्छा ना हो, या दुनिया के लिए अच्छा ना हो, मानवता के लिए अच्छा ना हो, लेकिन वो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनकी शारीरिक आदतों के अंतर्गत आता है। जैसे तंबाकू खाना, चाहे भले ही शौक में खाई हो, लेकिन बार बार खाई तो क्या हुआ, एक आदत बन गई। तो तंबाकू खाना, पान खाना, सिगरेट पीना, ये क्या है, हमारी शारीरिक आदत है। तीसरा है नारी मंडल संबंधी आदतें। नारी मंडल संबंधी आदतों की बात करेंगे। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमारा उसमें चेतन मन अचेतन मन की बात नहीं होती, वहां पर नर्वस सिस्टम की बात होती है। नर्वस सिस्टम अपने आप कार्य करने लगता है और वो एक आदत बन जाती है। जैसे नाखून चबाना, दांत पीसना, ये सब क्या है, ये नारी मंडल संबंधी आदतें हैं। और चौथी आदत की बात करेंगे हम लोग, भाषा संबंधी आदतें। कुछ छात्र, कुछ बच्चे जब किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनके अंतर्गत किसी विशेष शब्द को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रवृत्ति को भाषा संबंधी आदत कहते हैं। और हर व्यक्ति में कोई न कोई ऐसी आदत होती है जो तकिया कलाम के रूप में जानी जाती है, जो भाषा से संबंधित उसकी आदत पड़ जाती है, उसको बार बार कहता है और वो एक आदत के रूप में उसमें समाहित हो जाती है। नेक्स्ट अगली बात करेंगे, वो है विचार संबंधी आदत। विचार संबंधी आदत का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग क्षमताओं का होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं उसकी अलग होती हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के विचार होते हैं, दोनों ही तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कुछ लोग हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, कुछ लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। इसलिए विचार संबंधी आदतों में कुछ अच्छे विचारों के व्यक्ति होते हैं, कुछ बुरे विचारों के व्यक्ति होते हैं, और ये उनकी व्यक्तिगत आदत बन जाती है। अगली बात करेंगे, नेक्स्ट है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत है। कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, दया, अहिंसा, परोपकार जैसी भावनाएं उनके अंतर्गत रहती हैं। कुछ व्यक्ति क्रूर टाइप के होते हैं, वो कुछ व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, कुछ व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों तरह के व्यक्ति में दोनों तरीके की आदतों को विकसित होते देखा गया है या विकसित होते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग नैतिकता संबंधी आदत। नैतिकता संबंधी आदतों की बात करेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंतर्गत नैतिक गुणों का विकास हुआ है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे सेकंड सेमेस्टर में आदर्शवाद पढ़ रहे थे। कुछ लोग आदर्शवादी होते हैं, उनके अंतर्गत कुछ शाश्वत गुणों का विकास होता है, शाश्वत गुणों का विकास होता है। जैसे सत्यम से सुंदरम की मैंने बात की थी। जैसे कोई व्यक्ति नैतिक है, उसके अंदर धार्मिकता की भावना है, उसके अंतर्गत क्या है, परोपकार की भावना है, उसके अंतर्गत क्या है, वैद्य भावना है। उनको क्या करेगा, वो धर्म से शासित होगा, गलत कार्य को नहीं करेगा, सदैव सत्य बोलेगा, सदैव शिक्षा का पालन करेगा, और बहुत सारी बातें हैं जो नैतिक बातों से संबंधित हैं। तो ये कुछ टाइप थे जो मैंने बताए। अब आता है चित्र, प्रवृत्ति या स्वभाव। टेम्परामेंट क्या होता है, स्वभाव क्या है।
मैंने बताया आदत का ही दूसरा नाम क्या है, स्वभाव है। लेकिन आदतें अर्जित होती हैं, स्वभाव क्या है, स्वभाव व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है। इसलिए जब कभी स्वभाव की बात की जाती है, टेम्परामेंट की बात की जाती है, जैसे आपने तमाम तमाम खेल प्रेमी देखे होंगे, खेल प्रेमियों के साथ साथ आपने तमाम खिलाड़ी देखे होंगे। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं, उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता। कुछ कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। इनमें तमाम आपने प्लेयर देखे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, ज़्यादा आगे नहीं बताऊंगा। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा समझ लेते हैं स्वभाव क्या है। प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसका व्यक्तिगत गुण होता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव उसका व्यक्तिगत गुण होता है। अर्थात इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति सब समान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमताएं, अभिरुचियां, सारी की सारी चीजें अलग होती हैं। इसलिए इनका जो आकलन किया जाता है सदैव से ही, न सिर्फ आज से बल्कि सदैव से ही उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही किया जाता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार का उसका चित्रवृत्ति है, किस प्रकार का उसका स्वभाव है, उसके व्यक्तित्व के आधार पर ही उसको निर्धारित किया जाता है। चाहे हम देखें अपने घर के अंदर, चाहे परिवार के अंदर, या चाहे विद्यालय के अंदर या समाज के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति का जो चित्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, उनकी इन सभी गुणों को देखकर ही किया जाता है। इसलिए स्वभाव, जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को देख करके ही निर्धारित किया जाता है। ये स्वभाव हुआ। आगे देखते हैं, आगे थॉमस एवं जैन चेज तो बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए, साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वभाव की 9 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, उसमें जो आदतें होती हैं, उसका स्वभाव होता है, वो 9 चीजों से प्रभावित होता है। अर्थात 9 वो गुण हैं, 9 वो स्वभाव के लक्षण हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। पहला उन्होंने कहा क्रियाकलाप। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के क्रियाकलाप द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा ले लें, किसी छोटे बच्चे को जब वो अपनी माँ को देखता है, या माँ को कार्य करते हुए देखता है, उसका क्या करता है, उसका अनुकरण करता है, नहीं कार्य का अनुकरण करता है, अपनी माँ की आवाज को पहचानता है। जब माँ आती है, दिखाई देती है, आवाज नहीं देती, खुश होता है। इसके अलावा जब कोई दूसरी स्त्री उसको दिखाई देती है या उसके पास आती है तो खिन्नता प्रकट करता है या अपना विरोध प्रकट करता है। ठीक है, ये क्रियाकलाप संबंधी, ये नेगेटिव है। यदि उसका क्रियाकलाप नेगेटिव है, उसके व्यक्तित्व पॉजिटिव होगा। यदि उसका क्रियाकलाप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। ठीक ऐसी नियमितता की बात करेंगे। जिन बच्चों के, जिन छात्रों में कार्य करने की नियमितता होती है, कुछ छात्र इतने दृढ़ संकल्पी होते हैं कि प्रत्येक कार्य को नियमित रूप से करते हैं, तो ये उनका, इससे पता चलता है कि वो धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं, कार्य तो प्रारंभ करते हैं लेकिन कार्य को शुरू करने के बाद किन्हीं कारणवश वो बीच में ही छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि वो नेगेटिव या नकारात्मक व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। ठीक है, इससे उनके स्वभाव पता चलता है किस स्वभाव का व्यक्ति है। तीसरा है जो उनके स्वभाव को निर्धारित करता है, तीसरा है सांकेतिक क्रियाएं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको सांकेतिक क्रियाओं से पता चलता है कि वो अच्छा है या अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। कुछ विद्यार्थी, कुछ छात्र, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार से पता चलता है, उनका जो व्यवहार है, जो उनकी सांकेतिक क्रियाएं हैं वो अवांछित है। इससे उनके नेगेटिव व्यवहार का पता चलता है, नेगेटिव स्वभाव का पता चलता है या उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। ठीक है, अगली बात करेंगे चौथी सांकेतिक क्रियाएं। सांकेतिक क्रियाओं की बात करेंगे, सांकेतिक क्रिया सॉरी हो गई। उसका अगला है अनुकूलन। अनुकूलन की बात करेंगे। अनुकूलन का तात्पर्य है जो भी उच्च कोटि के व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में, किसी भी समाज में अपने आप को स्वयं में बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है। अर्थात सारी परिस्थितियों में जो भी परिस्थितियां हैं वो अपने व्यक्तित्व द्वारा को एडजस्ट कर लेता है। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों या जो परिस्थितियां होती हैं उनमें अपने को नहीं ढाल पाते, उनमें अपने आप को नहीं समाहित कर पाते। तो वैसे व्यक्ति को, वैसा जो व्यक्तित्व होता है वो नेगेटिव होता है। इससे पता चलता है कि व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसी है, जो उसके स्वभाव को निर्धारित करता है। अगला होता है प्रवणन। प्रवणन की बात करेंगे। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो किसी कार्य को करना चाहते हैं
उनकी तीव्र इच्छा होती है उस कार्य को करे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उस कार्य को करने में वो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। जैसे यदि कोई बच्चा सर्कस में है, मेले में है, उस मेले में वो सर्कस देखना चाहता है, मेले में जाना चाहता है, सर्कस देखना चाहता है, किन्हीं कारणवश यदि उसको टिकट नहीं मिलती है तो क्या करता है, उस पर सर्कस में चढ़ जाता है, उसको तक करता है। तो ये क्या है, उस बच्चे का प्रबलता है, उसका प्रबलन है जो उसके स्वभाव को निर्धारित करता है। अगली बात करेंगे मनोदशा। प्रत्येक बच्चे की मनोदशा होती है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। जो पॉजिटिव मनोदशा के व्यक्ति होते हैं वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को सोचते हैं, और जो नेगेटिव मनोदशा के व्यक्ति होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ों को सोचते हैं, अर्थात संरचनात्मक कार्यों को, दूसरा विध्वंसकारी कार्यों को। इससे पता चलता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अगला है ध्यान संबंधी योग्यता। कुछ व्यक्ति, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो किसी भी कार्य को लंबे समय तक ध्यान लगाकर कर सकते हैं, जबकि इसके उलट कुछ छात्र ऐसे होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय तक ही किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ध्यान संबंधी योग्यता भी व्यक्ति के स्वभाव को निर्धारित करती है। अगला है ध्यान अवधान, अर्थात कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक किसी भी विषय वस्तु पर अपने जो ध्यान होता है उसको फोकस कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक न करके बहुत जल्दी उनका ध्यान उठता है चीजों से, पढ़ाई करना चाहते हैं बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते, किसी कार्य को करना चाहते हैं बहुत देर तक नहीं कर सकते, तो उनका क्या है, ये ध्यान रखना है, अटेंशन वाली बात है। और चौथा है संवेदनशीलता। कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितनी सीरियसनेस तरीके से कर रहा है, कितनी गंभीरता से कर रहा है, ये उसके स्वभाव को व्यक्त करता है। इसलिए ये कुछ 9 बातें थी जो मैंने बताई, जो व्यक्ति के टेम्परामेंट को निर्धारित करती हैं या उनको निर्धारित करने में स्पष्ट करती हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।